नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज़ लॉन्चर पर। मैं हूँ अशोक वानखेड़े। लेकर आया हूँ आपका अपना कार्यक्रम द डायरेक्ट हिट। 2024 के लोकसभा के नतीजों के बाद ही तब भी मैंने कहा था कि नरेंद्र मोदी जी बैसाखियों की सरकार चलाने के आदी नहीं हैं। जिस दिन निर्णय आया उसके दूसरे दिन से ही भाजपा की टीम लगातार इसके लिए प्रयासरत रहेगी और रह रही है और आने वाले समय भी रहेगी कि कैसा भी करके भाजपा अपनी स्ट्रेंथ 280 के आगे ले जाएँ। अब चुनाव तो अगले 5 साल बाद ही होगा, लेकिन छोटे-मोटे राजकीय दल जो है इधर-उधर, इंडिया गठबंधन के भी है, एनडीए गठबंधन की भी है। यदि उनके लोग एन ब्लॉक भाजपा चले जाते हैं, तो कहीं न कहीं भाजपा का टैली आगे बढ़ता है और ये ऑपरेशन कमल निरंतर चलता जाएगा। कभी हम जनता दल यूनाइटेड के बारे में सुनते हैं, कभी हम पासवान के कुनबे के बारे में सुनते हैं। कई खबरें आती रहती हैं। एकाएक महाराष्ट्र में से एक खबर आई कि शरद पवार के सारे सांसद 8 के 8 ये अजित पवार के संपर्क में हैं और एक नया खेला करने जा रहा है। क्या अजित पवार और शरद पवार एक होने वाले हैं? फिर जब खबरें क्लियरिटी के साथ नहीं होती, तो फिर कल्पनाओं के पंख लगते हैं और हर इंसान अपने हिसाब से विश्लेषण करता है। तो कई लोगों ने लिखा कि शरद पवार, अजित पवार एक होने वाले हैं। अजित पवार महाराष्ट्र सँभालेंगे, शरद और सुप्रिया सुळे दिल्ली रहेंगी। ये बात सब सर्वविदित है कि सुप्रिया महाराष्ट्र से ज़्यादा दिल्ली में इंटरेस्टेड रहती है, वो दिल्ली की पॉलिटिक्स उनको भाती भी है। एक बार जब मेरी से बात हुई तो उन्होंने कहा कि महाराष्ट्र के पॉलिटिक्स में बहुत आपाधापी है, बहुत अ, तो 24/7 वो षड्यंत्र चलते रहते हैं कि वो उसकी आदी नहीं है। वो काम करना चाहती है और उसने कहा कि काम करने के लिए महाराष्ट्र में राजनीति करना ज़रूरी नहीं। हाँ, ठीक है, मैं महाराष्ट्र से आती हूँ, मैं महिलाओं के बीच में काम करती हूँ, लेकिन दिल्ली में संसद में मैं ज़्यादा ठीक हूँ। तो जब वो सुप्रिया जी भी ऐसी बोलती है और तो इन सारी चीज़ों को जोड़ के ये देखा गया कि सुप्रिया सुळे केंद्र में मंत्री बनेगी। लेकिन जब कहीं धुआँ निकलता है तो आग तो लगी होगी। ये यूँ ही बात नहीं आई कि कहाँ से कौन शरद पवार के लोग तोड़ रहा है। शरद पवार के लिए भाजपा के साथ जाना उनके राजनीतिक करियर के अंत में या इस उम्र के इस पड़ाव पर जो 84 पार कर चुके हैं, उनके लिए ये बहुत मुश्किल होगा और वो करेंगे भी नहीं। तो फिर ऐसे में क्या उनके सांसद छोड़ के उनको जाएँगे? एक मोटे तौर पे ये लग रहा था कि जो लोग अब शरद पवार के साथ हैं, वो इसलिए ही नहीं कि वो शरद पवार से प्रेम करते हैं। वो इसलिए भी है कि उनकी अजित पवार से पटरी बैठती नहीं। फिर वो अजित पवार के पाले में कैसे जाएँगे? सवाल ये था। फिर जितेंद्र आव्हाड हो, जयंत पाटिल हो या फिर बाकी सांसद हो। कुल मिलाकर इसमें कुछ तो भी गड़बड़ लग रही थी, लेकिन फिर मैंने कहा कि जब धुआँ उठता है तो कहीं न कहीं आग लगती है। तो जब इसको धीरे-धीरे परतें खुलती गई, तो एक बात सामने आ गई, ये कहीं बीजेपी का तो गेम नहीं था। क्योंकि अमर काळे जो सांसद है शरद पवार के, उन्होंने कुछ बातें इतनी स्पष्ट रूप से स्पष्ट की कि फिर लगा नहीं, इसमें अजित पवार भी साइड को है। क्योंकि जब ये बातें हुई, तो 7 सांसद 8 में से यानी सुप्रिया सुळे को छोड़ के बाकी सभी से कोई एक व्यक्ति लगातार संपर्क कर रहा था और उन्हें ये बोल रहा था कि आप जब तक एनडीए में नहीं आते, तब तक आपके काम नहीं होंगे, आपको तकलीफ होती रहेगी। 5 साल निकालने हैं, काम भी करने हैं, अपना राजनीतिक करियर भी सँवारना है, आपके भविष्य को भी देखना है, तो आप एनडीए में आ जाइए। और वो व्यक्ति कहीं न कहीं राष्ट्रवादी कांग्रेस अजित पवार के गुट की थी, इसलिए ये बात होने लगी। लेकिन जब ये नाम सामने आया, तो सुनील तटकरे जो एक बड़ा नाम है, उन्होंने कहा
कि जिस व्यक्ति के बारे में चर्चा हो रही है, उनका हमारा कोई संबंध नहीं, हमने उनको कोई अधिकार नहीं दिए और ना ऐसे व्यक्ति के किए हुए कामों के लिए मैं उत्तरदायी हूँ या मैं टिप्पणी करना चाहूँगा। इसी के बीच जब ये 7 सांसद ने सुप्रिया सुळे और शरद पवार जी से कॉन्टैक्ट किया, उन्होंने तो उस आई हुई ऑफ़र को ठुकरा दिया और कॉन्टैक्ट किया तो फिर सुप्रिया सुळे ने प्रफुल्ल पटेल से नाराज़ी व्यक्त की। प्रफुल्ल पटेल ने भी हाथ ऊपर कर दिए कि भई मुझे कुछ पता ही नहीं है, ऐसा कुछ होने वाला है या ऐसा कुछ हो रहा है। तो कौन था वो शख्स जो ये कर रहा था और किसके बिना पे कर रहा था? उस वो एक महिला है जिसका नाम सोनिया दुहन है। थोड़ा सोनिया दुहन के बारे में मैं बता दूँ तो फिर बहुत सारी चीज़ें क्लियर हो जाएँगी। और फिर जब मैं कहता हूँ कि ये क्या बीजेपी का एक प्रयास था, जो बुरी तरह से फेल हो गया, फिर हिट हो गई ऑपरेशन कमल। सोनिया दुहान 1992 में हरियाणा के हिसार में पैदा हुई। उसके बाद हिसार, अम्बाला, कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय से पढ़ने के बाद पायलट ट्रेनिंग के लिए वो पूना आती है। पूना में वो शरद पवार की आभा को देखती है, शरद पवार से मिलती है और फिर राजनीति में उनकी रुचि बढ़ती है। फिर उसके पिता का देहांत होता है, वो वापस दिल्ली आती है। दिल्ली आने के बाद वो राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी यानी शरद पवार की पार्टी, जब कंबाइंड पार्टी थी, तब की बात कर रहा हूँ मैं। वो छात्र राजनीति में सक्रिय होती है। यहाँ दिल्ली के 2 विश्वविद्यालय के चुनाव में राष्ट्रवादी कांग्रेस पूरी ताकत से लड़ती है। उसकी राजनीति में रुचि, उसका डेडिकेशन देख, उसे शरद पवार ने अपने दिल्ली के कार्यालय का इंचार्ज बनाया। इसके बाद वो प्रदेशाध्यक्ष बनी, फिर छात्र संघ की इकाई की एनसीपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बनी। उसके बाद एनसीपी में राष्ट्रीय महासचिव बनी और वो लगातार शरद पवार को अपना राजनीतिक गुरु ही नहीं मानती है, शरद पवार के साथ लगातार बनी गई। उसके बाद पार्टी में 2 फाड़ हुई। जब पार्टी में 2 फाड़ हुई, उसके पहले जब शरद अजित पवार ने पहली बगावत की और 80 घंटे के लिए सरकार बनी थी, 2019 में, तब एनसीपी के 4 विधायक बीजेपी जॉइन करना चाहते थे और वो गुरुग्राम के ओबेरॉय होटल में बंद थे, मतलब शेल्टर लिए हुए थे और कम से कम 150-200 बीजेपी के कार्यकर्ता उनकी निगरानी कर रहे थे। सोनिया दोहन ने उनके बीच में से इन चारों को निकाल के लाया और खूब चर्चित हुई। उसके बाद पार्टी की जब 2 फाड़ हुई, तो वो शरद पवार के साथ चली गई और जब दिल्ली के ऑफिस पे उन्होंने कब्ज़ा कर लिया, सोनिया दुहन ने, तो वहाँ प्रफुल्ल पटेल की लगी हुई फ़ोटो उसने उठा के बाहर फेंक दी। इतनी नफ़रत उसको उस गुट से थी। फिर शरद पवार के पार्टी के साथ रहते हुए जब हरियाणा के चुनाव आए, हरियाणा के चुनाव में वो शायद नारनौल से टिकट लेना चाहती थी। टिकट नहीं मिला, लेकिन कांग्रेस में बड़ी सक्रिय रही। फिर महाराष्ट्र के नतीजे आ गए और फिर वो अजित पवार गुट के साथ हो गई। एकाएक अजित पवार के नेताओं की आरती उतारती हुई दिखाई दी और शायद सोनिया इतने साल स्ट्रगल करने के बाद जो सत्ता का सुख है वो भोग नहीं पाई, इसलिए वो अब एनडीए के साथ हो गई, यानी अजित पवार के साथ। हालाँकि तटकरे ने ये कहा कि उनका कोई संबंध नहीं ना हमारी पार्टी की। लेकिन वो तटकरे जब महाराष्ट्र में राजनीति कर रहे थे, तो ऑल इंडिया जनरल सेक्रेटरी थी पार्टी की, उन्हीं की पार्टी की जब कंबाइन थी। अब इनका दिल्ली में सक्रिय होना, वो एनसीपी में कुछ नहीं कर पाईं। कांग्रेस गई तो टिकट नहीं मिल पाया, कांग्रेस में भी वो नहीं पनप पाईं। तो वापस वो फिर अजित पवार गुट से शायद इसलिए एक साथ हुई क्योंकि प्रफुल्ल पटेल की फ़ोटो फेंक देने वाली और अजित पवार को भला-बुरा कहने वाली, एकाएक अजित पवार गुट की आरती कैसे उतारने लगी है? वो क्या भाजपा के हाथ में खेल रही है? ऐसे कई सवाल हैं। उसने जो अमर काड़े जो सांसद है
उनके अनुसार उसने अमर काळे, नीलेश लंके, भगरे गुरुजी, धैर्यशील मोहिते पाटिल, बजरंग बप्पा, इन लोगों से लगातार टच में रही। मतलब इनसे बातचीत करती रही और ऑफ़र देती रही कि आपको एनडीए आना चाहिए। उन्हें उस ऑफ़र को तो ठुकरा दिया, लेकिन जब सुप्रिया सुळे और शरद पवार जी को बताया कि ये लगातार हम पे प्रेशर ला रहे हैं, फिर सुप्रिया सुळे ने प्रफुल्ल पटेल से बात की, प्रफुल्ल पटेल, फिर ये बात हंगामा हो गया पूरे महाराष्ट्र में। इसी के बीच अजित पवार की माताजी पंढरपुर जाती हैं, वो भगवान से प्रार्थना करती है। पत्रकार पूछते हैं कि आपने भगवान से क्या माँगा? उन्होंने कहा कि मैंने यही माँगा कि हमारे घर के झगड़े खत्म हों, अजित पवार, शरद पवार साथ रहें। जब उनकी इस बात से फिर लोगों ने कहा कि नहीं वो एक होने वाले हैं। फिर नरहरि जो झरवड़कर के जो वो वही विधायकों में से एक थे जो गुरुग्राम से निकाल के लाई थी। तो वो अभी वर्तमान में अजित पवार के साथ है, तो उन्होंने कहा कि वो मेरे दैवत है शरद पवार, चाहे तो मैं उनको साष्टांग दंडवत करूँगा, उनके पैर पकड़ूँगा और कहूँगा कि एक हो। लेकिन फिर जितेंद्र आव्हाड से लेके बाकी सब लोग वो हमलावर हो गए, कि जब आप अलग हुए और शरद पवार को भला-बुरा कह रहे थे, तब फिर आपका दैवत कहा गया था। तो कुल मिलाकर ये जो धुआँ निकल रहा था उसकी आग कहाँ है, ये जब पता पड़ी, तो इसके पूरे षड्यंत्र का जो निचला हिस्सा है, उसमें मुझे कहीं न कहीं ऑपरेशन कमल दिखाई दे रहा था, कि 8 सांसद हैं। दूसरी तरफ बिहार में कहीं न कहीं तकलीफ़ ही दे रहे हैं। अ, मतलब बिहार में आज खेला हो गया, वो खेला हो गया, वो तो चल ही रहा है। ऐसे में एक 8 का ब्लॉक यदि साथ में रहता है, तो यकीनन एक बड़ा खेल होगा। यही सोचकर शायद उन क्योंकि 8 लोग आ गए तो फिर वो दल-बदल कानून भी नहीं लगता, 9 में से 8 चले गए तो। ऐसी कई चीज़ें हैं जो लगातार दिल्ली में घट रही हैं। तो ये एक ऑपरेशन कमल एक बार फिर फेल हो गया और डायरेक्ट हिट हो गई बीजेपी, ऐसा मुझे लगता है। यदि सोनिया दुहाल का ये अप्रोच होना इन 8 लोगों को और इन 8 लोगों को मना करना और ये मैटर इतना बड़ा बढ़ना। आज इतना ही, कल फिर आता हूँ किसी विषय के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, देखते रहिएगा न्यूज़ लॉन्चर।